नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात वैशाली की, जहां पर एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। इस गोली लगने के बाद इलाके में सनसनी जहां पर फैल गई, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लालगंज के वकील के बेटे की हत्या की गई है। घटना से इलाके में हड़कंप है और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पहले के किसी विवाद को लेकर युवक को गोली मारी गई और फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं की छानबीन कर रही है। ये खबर इस वक्त और तस्वीरें आपके सामने आक्रोशित लोगों की, जो इस हत्याकांड में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इलाके में इस घटना के बाद से हड़कंप है। जिस लड़के को गोली मारी गई है, बताया जा रहा है कि इलाके में वकील का ये बेटा जिसकी हत्या की गई है, और इस पहलू से भी पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती हुई। सुबह में जब आए हैं तो रात हलचल तक पहले ही से हो रहा था कि अपराधी लोग जुट रहा है उसको मारने के लिए, समझे कि नहीं। पहले से संदेह हो रहा था उसके बारे में, संदेह हो रहा था, लेकिन अपना लोग आता जाता था, अगल बगल में गाड़ी उड़ी लगा के बैठता था, समझे कि नहीं। हम लोग इस घटना से वाकिफ नहीं थे कि मारिए देगा वो। रात मेरा लड़का छोटा वो पढ़ने चला गया, तो अकेले सोया हुआ था। घटना के बारे में जानकारी कैसे मिली आपको? जब हम आए हैं, भाग रहा था लोग तो देखे हम, जब ये लोग भाग रहा था देखे हम रात में। मैं लालगंज थाना क्षेत्र का जलालपुर गांव है, वहाँ पर अभिषेक कुमार अपने निर्माणाधीन घर के बगल में पड़ती जमीन पर सोए हुए थे। वो पड़ती जमीन खुला हुआ स्थान है और रात्रि में कोई उनको गोली मारा है, सर में गोली लगा हुआ है, जिससे इनकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई है। सवेरे में इनको परिजनों को पता चला कि इनकी जब जगाने आए हैं तो देखें कि इनका हत्या किया हुआ है। उसके बाद सूचना मिली, हम लोग आए हैं। अगली खबर समस्तीपुर से, जहां पर लालपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि चोरी के आरोप में ये युवक पहले भी जेल जा चुका है और इस वक्त इस वीडियो के वायरल होने के बाद इसकी तलाश और बेहद सरगर्मी से शुरू हो चुकी है। तस्वीर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल, ये वही तस्वीर जिसमें फूहड़ गाने पर युवक की तरफ से पिस्टल लहराई जा रही है। पुलिस अपनी जांच में तो जरूर जुटी है, लेकिन सवाल यही कि हथियारों के साथ प्रदर्शन की वायरल इन तस्वीरों के बाद पुलिस तेज होती है, कार्रवाई की शुरुआत करती है। अब इसकी जांच हो रही है, ये वीडियो कब और किन परिस्थितियों में बनाया गया, जिसके बाद कार्रवाई की बात अब पुलिस करती हुई। तो विधानसभा में शुक्रवार को जमकर हंगामा होता है लखीसराय की घटना पर, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर देना पड़ता है और एक बार फिर से वही हालात देखने को मिले, जहां पर कार्रवाई को लेकर जब शुरुआत होने की कोशिश हुई तो जोरदार हंगामा एक बार फिर से शुरू हो जाता है। अध्यक्ष विजय सिन्हा के साथ पिछले महीने लखीसराय की घटना को लेकर शुक्रवार को दिन भर विधानसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी के साथ विपक्षी विधायक जो हैं उन्होंने भी इसे लेकर सवाल उठाए। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि आरोपी डीएसपी और दारोगा पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, उसे बचाया जा रहा है। ललन सिंह के चहेते हैं, ये आरोप भी लगाया जाता हुआ, जिसके बाद ये कार्रवाई की मांग अब पुरजोर तरीके से उठती हुई। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने यहां तक कह दिया कि सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी ही होगी। मंत्री विजय यादव ने ऐसी बातों को बेबुनियाद हालांकि करार दिया है। मामला विशेषाधिकार समिति में चला गया है, विलंब हो रहा है। भारत का न्याय प्रक्रिया चलता है विलंब से, लेकिन पिस्ता बारीक है, पिसाएगा बारीक पिसाएगा। बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय का विशेषाधिकार हनन हुआ है। उन्होंने जब ये बात सवाल उठाया कि डीएसपी और दरोगा ने मेरे साथ जो है वो व्यवहार सही नहीं किया है, उसके बावजूद आज तक कार्रवाई नहीं हुआ, आखिर क्यों? सरकार डर रही है क्या? सरकार जो है वो अपना करेगी। जब कमेटी में है कोई मामला तो उसमें और कोई कहने की क्या जरूरत है? मैंने ऑपोजिशन का कहना है कि सर विलंब हो रहा है, जब स्पीकर को न्याय नहीं मिल सकता है तो बाकी लोगों को न्याय। ऑपोजिशन क्या कहेगी? हम लोगों को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अब बात विधानसभा चुनाव की, जिसे लेकर आरजेडी आज से और अभी से ही कार्य में जुट चुकी है, जिसका रणनीतियां बनाई जा रही हैं, सदस्यों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है और इसी दिशा में आरजेडी की तरफ से लगातार कैंपेन शुरू कर दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़ने को लेकर अधिकारियों को कई तरह के निर्देश भी दिए गए हैं।
आपको बताते चलें कि जामताड़ा में बैठक की गई और सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। पूर्व मंत्री संजय यादव हों या फिर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय यादव, इन सभी की तरफ से मौजूदगी में दर्जनों लोगों को पार्टी की सदस्यता तक दिलाई गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो दिशा निर्देश दिए हम लोगों को पूरे राज्य में संगठन को मजबूत करना है। सबसे पहले सदस्यता अभियान चलाते हुए संगठन को मजबूत करेंगे। हर पंचायत से लेकर के, हर गांव से लेकर के, प्रखंड से लेकर के जिला स्तर पर हम लोगों को संगठन को मजबूत करना है। और चलिए आपको सीधे गुजरात लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। आज इस रोड शो का दूसरा दिन, जिसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और बीजेपी की 4 राज्यों में अपार और प्रचंड जीत के बाद ये रोड शो अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। आज ये दूसरा दिन रोड शो की सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर लोगों के अभिवादन को स्वीकार भी करते हुए यहां पर एक बार फिर से, चूंकि आगामी चुनाव के मद्देनजर ये रोड शो बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। गुजरात में होने वाले चुनाव के मद्देनजर इस रोड शो को बेहद खास भी माना जा रहा है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में आए हैं, उसके बाद अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गुजरात पहुंचते हैं, वहां पर रोड शो में वो शामिल होते हैं। आज इस रोड शो का दूसरा दिन है, जहां पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी और इसीलिए सुरक्षा के चाक चौबंद और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं गुजरात से, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रोड शो किया जाता हुआ। और देखिए, आपको चारों तरफ लोगों का हुजूम नजर आ रहा होगा जो इस वक्त प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहां पर मौजूद हैं। और सड़कों पर, दुकानों में, मकानों की छतों पर हर तरफ आपको लोगों की मौजूदगी दिख रही होगी। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज ये दूसरा दिन है और राजभवन से दहेगाम के लवाड़ तक ये रोड शो जो है वो होने वाली है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। पीएम मोदी इसे समर्पित करते हुए नजर आएंगे और इस रोड शो के जरिए आम लोगों से जुड़ना, आम लोगों के बीच अपनी मौजूदगी और उपस्थिति को दिखाना भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देखिए अपने लोगों के बीच अपने अंदाज में इस रोड शो को करते हुए। खुली जीप पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे होंगे, जो लगातार सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, रिस्पॉन्स भी करते हुए। तो गुजरात दौरे का ये दूसरा दिन है। 2019 से ज्यादा राजभवन से लेकर दहेगाम के लवाड़ तक ये रोड शो जो है वो जारी रहेगी। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बिहार की खबरों का। तो बांका में अवैध रूप से बालू का खनन देखिए किस तरीके से धड़ल्ले से हो रहा है। हालांकि लगातार कार्रवाई की बात भी की जा रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जब्ती भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जो बालू माफिया हैं, जो तस्कर हैं, वो बाज आने को तैयार नहीं। अवैध खनन की वजह से तटबंध जो है वो ध्वस्त होता जा रहा है। बांका की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि बालू माफिया के डर से कोई यहाँ कुछ बोलता नहीं है। पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये की वजह से इनके हौसले बुलंद हैं। कार्रवाई उस रूप में नहीं हो रही जिस रूप में होनी चाहिए, डर इनके अंदर पैदा हो और इसी वजह से लोगों की नाराजगी भी है। जायजा लिया संवाददाता नागेंद्र ने। अभी फिलहाल मैं चांदन नदी के तटबंध पर खड़ा हूं और ये क्षेत्र है बांका और अमरपुर थाना क्षेत्र का, इंद्रसेना और ककना के बीच का क्षेत्र। यहाँ पर पिछले कुछ महीनों से यहाँ के तटबंध की कटाव कर, यहाँ से तटबंध से कटाव कर बालू की तस्करी जोरों पर है। ऐसे में देखा जाए तो ककना के सामने का बांध का करीब 2 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरी तरह से बालू तस्करों के भेंट चढ़ गया है और बालू का
बांध के कटाव कर बालू निकाल कर उसकी ऊंची कीमत पर बेचने का सिलसिला जारी है। मैंने कहाँ से बालू उठाता है? ककनागढ़ से तटबंध बांध काट के? बांध काट के उठाया। अच्छा, तो मैंने पुलिस की कार्रवाई वगैरह? हाँ, पुलिस का कार्रवाई होता है। कल भी एक ट्रैक्टर पकड़ा, उसमें 40,000 लेके छोड़ दिया उसको। अच्छा, मैंने हमेशा छापेमारी होते हाँ, रहती है? छापामारी होते रहता है, इसलिए ऐसे लेके छोड़ देते। वहाँ से जब भी उठते हैं बालू, ऐसे आप भी देख रहे हैं, इधर कोई नुकसान हुआ है? हुआ है नुकसान? हम लोग उधर देखिए क्या हो रहा है, वहाँ से देखिए, आगे से पथरा घाट से देखिए, पूरा वही उल्टा हुआ है। फिर यहाँ से देखिए, अपना कंजा तक जाइए, आप खुद ही जाइए। अब बांध कटने से क्या नुकसान है? नुकसान है ना, गांव वाले को नुकसान है। ऐसे में देखा जाए तो बांध की कटाई और उससे बालू निकालने का दौर इसी तरह से जारी रहा तो आने वाले दिनों में कभी भी अगर चांदन नदी में बाढ़ आता है तो ध्वस्त तटबंध के चलते ये क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ऐसे में ज़रूरत है कि जल्द से जल्द इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि बचे हुए तटबंध से बालू की निकासी पर रोक लग सके। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। होली को देखते हुए शराब तस्करों के ऊपर उत्पाद विभाग की दबिश जो है वो तेज होती जा रही है, क्योंकि होली के दौरान शराब को खपाने की कोशिश लगातार तस्करों की तरफ से की जा रही है। लेकिन ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए उन इलाकों पर नजर रखी जा रही है जो तटीय इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, जो यूपी की सीमाओं से सटते हैं जिनके बॉर्डर। और ऐसे में उत्पाद विभाग की तरफ से जब कार्रवाई की जा रही है तो हड़कंप इन शराब माफियाओं में मचा हुआ है। आपको बताते चलें कि उत्पाद विभाग ने इन इलाकों में, चाहे वो दियारा का इलाका हो या फिर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए नदी वाले क्षेत्र हों, इन सभी जगहों पर हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब को बरामद किया गया। उसके बाद उन्हें नष्ट भी किया गया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान तस्कर जो हैं वो जरूर यहां से भाग खड़े हुए। होली को देखते हुए हमारी 4 टीमें लगातार एक्टिव हैं। जितने बॉर्डर एरियाज हैं, जितने मुशहरी हैं, उस पर हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। बॉर्डर एरिया में अपना टीम बना हुआ है जो कि लगातार गश्ती कर रहा है, और साथ में हम लोग नाव से भी नदी गश्ती कर रहे हैं, ड्रोन से भी हम लोग ये कर रहे हैं। आज अभी इसी में माझी में हम लोगों को ड्रोन से कुछ दिखा, यहाँ पे ये शराब का निर्माण किया जा रहा था। हम लोगों ने तुरंत नाव से जाकर उस पर छापामारी किया और करीब हम लोगों को 10,000 केजी जावा महुआ बरामद हुआ है और उसमें करीब 200 लीटर निर्मित शराब बरामद हुआ है। सबको मौके पर हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और आगे एक कार्रवाई हम लोग की अनवरत जारी रहेगी। तो पुलिस शराब के अवैध कारोबार से जुड़े शराबियों, तस्करों के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रही है और इसीलिए इनके घरों को चिन्हित कर इश्तेहार भी चिपकाया जा रहा है। कुर्की जब्ती को लेकर के ऐसे घरों को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है और ऐसे तस्करों में हड़कंप भी नजर आता है। साफ तौर पर ये देखिए, ये तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं ये बेतिया के नरकटियागंज स्थित शिकारपुर थाना पुलिस की है, जो शराब का अवैध कारोबार करने वाले फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आरोपियों के घरों पर इश्तेहार चिपकाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक फरार आरोपियों के नाम राजू जायसवाल और मुन्ना जायसवाल हैं। दोनों आपस में भाई बताए जा रहे हैं रिश्ते में और बहुत दिनों से फरार हैं और इस बाबत अब इनके घरों पर कार्रवाई, कुर्की जब्ती की शुरू हो चुकी है। खबर सुपौल से, जहां पर कॉस्मेटिक का सामान बेचने वाला दुकानदार शराब तस्कर निकल गया। सुनने में जरा अजीब आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन कॉस्मेटिक की आड़ में धंधा किया जा रहा था शराब तस्करी का। पुलिस को इसकी भनक लगती है, शिकायत के बाद कार्रवाई की जाती है और बड़ी मात्रा में यहां से शराब की बरामदगी भी की गई है। लोगों को शक न हो इसलिए कॉस्मेटिक का दुकान चलाया जा रहा था। एक महिला को गिरफ्तार भी किया गया है। उत्पाद विभाग की छापेमारी में कॉस्मेटिक दुकान के गोदाम से 12 कार्टन महंगी शराब जब्त की गई। ये शराब तस्कर शहर के बड़े लोगों को शराब की सप्लाई करने का काम करते थे। पुलिस की छापेमारी में बेडरूम से भी शराब की बोतलों को बरामद किया गया है और फिलहाल पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। नालंदा के राजगीर में भूमाफियाओं की नजर अब रेलवे की जमीन तक भी जा पहुंची है और इसीलिए रेलवे की जमीन को भी भूमाफिया अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं।
हालांकि इसकी जानकारी, इसकी सूचना के बाद अब रेलवे भी इसे लेकर अलर्ट हो गया, स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है। लेकिन इन अनदेखियों की वजह से भूमाफिया जो हैं ऐसे इलाकों को चिन्हित करते हैं, ऐसे जमीनों को चिन्हित करते हैं और उन पर उनकी काली नजर जरूर होती है। भूमाफिया रेलवे की जमीन बेचकर करोड़ों की कमाई कर चुके हैं। मामले का खुलासा हुआ जब ऑनलाइन जमीन की जमाबंदी देखी गई और तब पता चला कि भूमाफियाओं ने रेलवे की 16 डिसमिल से ज्यादा जमीन बेच दी है। भूमाफियाओं की करतूत की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में, जहां आप देख सकते हैं ये राजगीर रेलवे स्टेशन है और ये राजगीर रेलवे स्टेशन का यार्ड है। वहां जिस प्रकार से जो भूमाफिया हैं लगातार ज़मीन को जो है रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ ये जो ज़मीन है उसे बिक्री भी कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से जो देख रहे हैं ये ज़मीन है इसे बेच दी गई है और लगभग 19 डिसमिल अभी है जो फिलहाल बेची गई है। यहाँ पर जानते हैं जो खुलासा किया स्थानीय लोग उनसे कि क्या पूरा मामला है। ये बताइए क्या पूरा मामला है? मामला यही सर कि इन लोग धड़ल्ले से रेलवे की ज़मीन को इन लोग मोटेशन कर रहे हैं और दखल खारिज कर रहे हैं। हमको पता चला कि सीओ और कर्मचारी और डीसीआर तीनों मोटी रकम लेकर इन लोग का दखल खारिज करते हैं। दुख इसी बात का है कि यह गृह जिला नीतीश जी का गृह जिला है राजगीर नालंदा, और वहाँ इस तरह का काम हो रहा है। हम हर एक जगह सूचना भी दिए हैं मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या परेशानी हो रही है लोगों को? बहुत परेशानी हो रही है सर, किसान लोगों को तो और परेशानी हो रही है। सरकारी ज़मीन को यहाँ बेचा जा रहा है कर्मचारी द्वारा, सीओ द्वारा मोटी मोटी रकम लेकर, और किसान का कोई काम नहीं हो रहा है। तो आखिर रेलवे को संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए सर, वो आश्वासन मिला है लेकिन अभी तक कुछ हुआ है नहीं। 1 महीना से ऊपर हो गया हम लोग को आवेदन दिए हुए, कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। स्थानीय प्रशासन के मिलीभगत से ही भूमाफिया जो है धमकी दे रहे हैं कि इस मामले में हट जाए ना तो अंजाम बुरा होगा। हाँ, इसे अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। खास करके रेलवे को भी इस मामले में आगे आना चाहिए। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और अब बात न्यूज़ 18 के खबर के असर की, तो 2016 में ही पूर्णिया में हवाई सेवा की शुरुआत होनी थी। उड़ान योजना के तहत ये हवाई सेवा की शुरुआत होनी थी जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की थी। लेकिन 50 डिसमिल जमीन के अधिग्रहण को लेकर ये पूरा का पूरा मामला जो है वो अधर में लटका था, जिसकी खबर न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से चलाई। और अब इसे लेकर डीएम ने कहा है कि रैयतों को नोटिस भेजकर 45 दिन के अंदर मामले की सुनवाई जो है वो की जाएगी। 52 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना अभी बाकी है। हाईकोर्ट में मामला फंसा हुआ है और जमीन का अधिग्रहण का काम रुका हुआ है। जो लीगल प्रोसेस था, जो पेंडिंग था, वो एक तरह से व्यवधान अभी हट गया है। तो हम लोग सारे रैयतों को, जो 7 अलग अलग केसेज में जितने रैयत हैं और लगभग 34 एकड़ ज़मीन इसमें इन्वॉल्व है, उनको अब हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं। उनको एक समय दिया जाएगा और वो आकर अपनी आपत्ति वगैरह यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं और उस पर लीगल मेरिट के आधार पे हम लोग निर्णय लेकर अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को हम लोग भेज दें। प्रधानमंत्री ने जो घोषणा किया था वो बहुत ही खुशी की बात है। ये जमीन अधिग्रहण का मामला ये फंसा हुआ था जो कि हाई कोर्ट आदेश कर दिए हैं और पूर्णिया डीएम साहब बहुत ही जल्द 45 दिनों के अंदर में इस जमीन का अधिग्रहण करके एयरपोर्ट चालू करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक खुशी की बात है। पटना पुलिस ने मुजफ्फरपुर में ऑनलाइन परीक्षा संचालक केंद्र के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर यहां पर धांधली की जा रही थी। ऑनलाइन परीक्षा करवाने के नाम पर लोगों को चूना लगाया जा रहा था, जिसकी शिकायत की गई और शिकायत के बाद कार्रवाई जो है वो तेज होती हुई नजर आई। कंप्यूटर और लैपटॉप को इस परीक्षा सेंटर से जब्त किया गया है, जिसके डेटा को अब खंगाला जा रहा है। पटना में अलग अलग ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था, जिसके बाद दानापुर पुलिस ने कार्रवाई की शुरुआत की और अब इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके जो संचालक है वो भी गिरफ्तार हुए हैं। उनका यहाँ से मतलब हम लोग यहाँ से कंप्यूटर वगैरह से सीज करके लेके जा रहे हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? यहाँ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो इसके संचालक है वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम हुआ? अश्वनी सौरभ नाम है उनका। मधुबनी जिले के मरीजों को अब बेहतर
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, इलाज कराने के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जी हां, 50 करोड़ की लागत से यहां पर मॉडर्न हॉस्पिटल्स का निर्माण किया जा रहा है ताकि यहां के इस इलाके के लोगों को लंबी दूरी न तय करनी पड़े, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दूसरे क्षेत्रों का रुख न करना पड़े। आपको बताते चलिए, स्वास्थ्य विभाग सदर अस्पताल परिसर में ही 50 करोड़ की लागत से मॉडर्न अस्पताल का निर्माण करा रहा है। 15 महीने में इसे बनाने का लक्ष्य रखा गया है और अब अस्पताल में बन रहे मॉडर्न इस व्यवस्था को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइन